ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा इजी है और मजा आएगा क्योंकि नया चीज आप पढ़ने जा रहे हो और आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सारे बच्चों का स्वागत है हम लोगों के ग्रुप कॉमर्स के गुरु में। और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं BHU BCom एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड। और अब हम लोगों का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रहेगा आज का, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अगेन ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में अभी तक तो नहीं था, फ्यूचर में जरूर मिलने वाला है अगर आप कॉमर्स फील्ड में रहते हो तो। ठीक है, मेरा नाम है बच्चों लक्ष्मी शंकर गुप्ता, मैं CA फाइनल का स्टूडेंट हूँ। मैंने JRF क्रैक कर रखा हुआ है, मेरा MCom देन BCom कंप्लीटेड है। मेरी BHU MCom एंट्रेंस एग्जाम में रैंक आई थी 7th रैंक जनरल में और 3rd रैंक मेरी OBC में आई हुई थी। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों का टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रखा है जिसका नाम है बच्चों आपका अभ्यास 149। इसका कॉस्ट सिर्फ 149 है। इसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेगा और ओवरऑल टेस्ट मिलेगा। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन दोनों नंबर में से किसी पे भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, और एक ये वीडियो है आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए कि डेट क्या है, वो सारी चीजें क्या क्या है। ठीक है, आइए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अब बच्चों ये बताएंगे हम लोग को आप कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, मतलब डिबेंचर्स का पार्ट है या शेयर्स का पार्ट है? शेयर्स का। शेयर्स का पार्ट है। तो हम बोल सकते हैं सर कि ये ओनर्स है, हम बोल सकते हैं कि सर ये लोग क्या है, ओनर्स ऑफ द कंपनी है। ठीक है सर, ये लोग कौन है, ये ओनर्स ऑफ द कंपनी है। क्लियर सारे बच्चों को? जो डिबेंचर्स थे बच्चों वो क्रेडिटर्स थे। ठीक है, वो हमारे लिए एज अ लेंडर्स थे जिन्होंने हमें लोन दे रखा था तो हम उनकी लायबिलिटी को पे ऑफ कर दिए। ये मेरे लिए ओनर्स है। ठीक है, ओनर देखने में तो ओनर जैसे है लेकिन इनका जो कुछ कुछ फीचर है जैसे कि आपका इनको डिविडेंड चाहिए है, हमेशा एक फिक्स्ड डिविडेंड इनको हमेशा चाहिए, जैसे कि डिबेंचर्स में होता है कि फिक्स इंटरेस्ट इनको हमेशा देना होता है। और जैसे कि डिबेंचर्स में था कि एक फिक्स पीरियड के बाद इनका रिडम्पशन होगा, उसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर का भी एक फिक्स पीरियड के बाद रिडम्पशन होगा। रिडम्पशन कहने का मतलब है मेरा अगेन यहाँ पे है कि रीपेमेंट होगा। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जैसे कि डिबेंचर्स में था बच्चों वैसे ही यहाँ पे भी आपको करना होगा एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद में। क्लियर? तो अगर देखा जाए तो देखने में तो आपको ये ओनर लगेंगे लेकिन इनके जो फीचर्स है कुछ कुछ आपके डेटर्स डिबेंचर्स की तरह लगेंगे। क्लियर? ऑल्दो ये ओनर्स ही बोले जाएंगे हमेशा आपके। क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। सर इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कहाँ पे होता है? जैसे कि हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा था, सेम उसी तरीके से आपका इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी होता है। मतलब वही सारे प्रोसीजर हम लोग ऑप्ट करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने के लिए। ठीक है, आपका शेयर ले लो, प्रेफरेंस शेयर ले लो, मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों में से कोई भी ले लो, और डिबेंचर्स, सबके जो इशू के प्रोसीजर है बच्चों सेम रहेंगे। सबके जो इशू के प्रोसीजर है वो सेम रहेंगे, मतलब प्रोस्पेक्टस, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स एंड ऑल, तो वो सारी चीजें आपकी सेम रहने वाली है। क्लियर? लेकिन जो रिडम्पशन का है वो डिबेंचर्स का सर अलग रहता है कॉन्सेप्ट पूरा, वहां पे आपको DRR बनाना होता है। अगर हमारा नॉन कन्वर्टेबल शेयर है या फिर पार्टली कन्वर्टेबल का नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन। क्लियर? तो उन सब के लिए आपको DRR एंड देन DRI बनाना होता है जो कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजन है उनको आपको फॉलो करना होगा। बाकी जो रिडम्पशन है उसकी एंट्री सिंपल है, उसका कॉन्सेप्ट सिंपल है। देखिए यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, ध्यान से पढ़ेंगे ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। मैंने क्या लिखा है, रिडम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ रीपेइंग एन ऑब्लिगेशन एज एट प्री अमाउंट एंड टाइमिंग। क्या लिखता है, देखिए यहाँ पे दो बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातों में कुछ कुछ ये लोग बोल जाते हैं। एट प्री अरेंज्ड अमाउंट, सर प्री अरेंज्ड अमाउंट एंड टाइमिंग क्या लिखता है, मतलब कि सर पहले से वो आपका अरेंज्ड रहेगा या फिर डिसाइडेड रहेगा कि कितने अमाउंट पे हम लोग रिडम्पशन करेंगे और किस टाइम पे रिडम्पशन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा कि जो भी रीपेमेंट का प्रोसीजर होने वाला है वो प्री अरेंज्ड टाइम एंड प्री अरेंज्ड अमाउंट पे होगा। ठीक है, मतलब जब भी आपका रिडम्पशन होता है, जैसे कि हम लोगों ने डिबेंचर्स में भी देखा था कि सर प्रोस्पेक्टस में ही बता दिया जाता है कि कैसे रिडम्पशन होगा और कब होगा। वहां पे यहाँ पे भी प्रेफरेंस शेयर के केस में भी आपको प्रोस्पेक्टस में बता दिया जाएगा कि कब होगा और कैसे होगा और कितने अमाउंट पे होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। अगेन क्या बोलता है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट गिविंग द राइट
to redeem the preference shares within or at the end of a given period given time period at an agreed price। सेम बात लिख रहा है कि जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बीच में और जो कंपनी के बीच में, उसमें साफ लिखा होता है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स का है रिडम्पशन हम लोग करेंगे विदिन और एट द एंड ऑफ द गिवन। विदिन का मतलब सर जैसा बोल दिया कि 10 साल के अंदर हम लोग कर देंगे, तो 10 साल के अंदर कभी भी, या हमने बोल दिया कि नहीं हम लोग 8 साल के बाद करेंगे, तो वो 8 साल जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका रिडम्पशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और वो भी कैसे? एग्रीड प्राइस पे। क्या लिखता है? एग्रीड प्राइस पे। ऐसा हवा में वैल्यू नहीं डिसाइड कर देंगे कि उस दिन देखा जाएगा क्या होता है, ऐसा नहीं, पहले से आपको सारी चीजें डिसाइड कर लेनी पड़ेंगी। अरे बोलिए यहां तक क्लियर है क्या आपको? ठीक है। देखिए कंपनीज में कोई भी एक्टिविटी जो होती है वो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे होती है, प्रोविजन के बेसिस पे होती है, तो ये सारी चीजें पहले से ही डिसाइड रहेंगी, एग्रीड रहेंगी, एग्रीमेंट में वो सारी बातें लिखी रहेंगी। अगला पॉइंट क्या लिखता है? द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर इशूड ऑन द टर्म्स दैट द शेयर होल्डर विल एट अ फ्यूचर डेट बी रीपेड। मतलब इसी एग्रीमेंट के साथ ये लोग इशू करते हैं, इसी टर्म के साथ ये लोग इशू करते हैं कि भाई फ्यूचर डेट पे ये लोगों का रीपेमेंट होगा, फ्यूचर डेट पे इन लोगों का रीपेमेंट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कहना का है कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर सर इशू नहीं किए जा सकते। मतलब ऐसा कोई प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किया जा सकता जिसके टर्म पे ये लिखा हो कि सर उनका पेमेंट नहीं होगा, उनका पेमेंट सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन का टाइम होगा। ऐसा कोई भी प्रेफरेंस शेयर आप नहीं इशू कर सकते हो अब, ठीक है। which they invested in the company along with the frequent specified amount। ये इसका मतलब क्या है? along with frequent payment of specified amount कहने का मतलब है वो डिविडेंड जो आपको एक फिक्स पीरियड के रेट से आपको डिविडेंड मिलेगा, वो उसकी बात कर रहा है। तो क्या बोलता है कि कंपनी क्या क्या रीपे करेगी? जितना कि आपने इन्वेस्ट किया है, यानी कि वो प्रिंसिपल अमाउंट, शेयर का फेस वैल्यू, वो आपको रीपे करेगी, और साथ ही साथ डिविडेंड अगर होता है तो वो भी आपको पे करेगी एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। जितने भी टाइम का आपका, जैसे कि 8 साल का आपका पीरियड है, 8 साल का आपका पीरियड है कि 8 साल के बाद रिडम्पशन होगा, तो उस 8 साल में आपको टाइम टू टाइम डिविडेंड जरूर दिया जाएगा एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी कि भाई आपका जब भी रीपेमेंट होगा तो वो इंटरेस्ट के साथ, मतलब क्या बोलते हैं, अगर डिविडेंड अनपेड है तो वो भी देंगे और फेस वैल्यू भी देंगे, और जो डिविडेंड दे रहे हैं वो बच्चों टाइम पीरियड के टाइम पे देंगे। मतलब जो आपका 8 साल है उसमें हम आपको देते रहेंगे, कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंटली देते रहेंगे, ठीक है। तो ये था आपका प्रेफरेंस शेयर की बातें। पहले में बोलता है कि आपको देना पड़ेगा एग्रीड अमाउंट और एग्रीड टाइमिंग के बेसिस पे। इसे बोलता है कि विद इन या फिर एंड ऑफ द पीरियड। यहाँ पे आपको बोलता है कि टर्म में लिखा रहेगा कि हमें रिपेमेंट करना ही है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ तो घुमा फिरा के सारी जो चीजें हैं, जो 3 पॉइंट्स हमने पढ़े, सारी बातें जो है एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि भाई आपका क्या होगा, फिक्स पीरियड और फिक्स टाइम के बाद एक फिक्स्ड अमाउंट पे होगा, ठीक है, रिडम्पशन होगा। अब कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट देखिए तुरंत कूद के आ जाएगा, कंपनी भी आएगा यहाँ पे, कंपनीज के कुछ भी मैटर होते हैं तो तुरंत कंपनीज एक्ट आएगा अपनी सारी बातें लेकर। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ऐसी कंपनी जो कि शेयर्स से लिमिटेड है। मैक्सिमम कंपनीज बच्चों यही होती हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स ही होती हैं। इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल, अगर उसके आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है, मे इशू प्रेफरेंस शेयर व्हिच at the option of the company are liable to be redeemed within a period। मतलब कहने का क्या है कि अगर उनके आर्टिकल में ये बातें लिखी हैं कि वो चाहे तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं जो कि उनका ऑप्शन पे हो कि कब वो रिडीम करना चाहे, ठीक है, विद इन अ पीरियड। अगर कुछ टाइम पीरियड दे दिया गया कि भाई 10 साल में हम कभी भी रिडीम कर देंगे, मेरी मर्जी है, तो वो चाहे, अगर उनके आर्टिकल्स में ऐसा लिखा हुआ है, उनके आर्टिकल्स में ऐसा पावर दिया है उनको, तो वो चाहे तो ऐसा वाला प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ना बच्चों, ये जो टाइम पीरियड है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20 साल के ऊपर हो जाए। 20 साल के ऊपर किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। मतलब मालूम है कि आपके इच्छा पे है, रिडम्पशन जो है वो आपके इच्छा पे है कि आप जब चाहेंगे तब करेंगे, लेकिन कभी भी 20
साल से ऊपर नहीं होना चाहिए ये टाइम पीरियड, यानी कि 20 इयर्स के अंदर में आपको रिडम्पशन कर देना है। तो मैं एक चीज और भी बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है किसी भी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए। ठीक है, एक चीज याद रखेंगे कि कोई भी प्रेफरेंस शेयर ऐसा नहीं हो सकता कि 20 साल के बाद रिडीम हो। सारे प्रेफरेंस शेयर जितने भी आप इशू कर रहे हो उन सबको 20 इयर्स के पीरियड में रिडीम कर देना है। क्लियर है मेरी बात? यहां तक सबको समझ में आई क्या? सबको क्लियर है तो आगे चले क्या? चलिए बहुत बढ़िया, एक बार आप रीड जरूर में से, और कोई डाउट आएगा तो आप मेरे को बताएंगे। अगला पॉइंट क्या बोलता है, नो शेयर्स कैन बी रिडीम्ड except out of profit of the company which would otherwise be available for dividend or for the proceed of the fresh issue of shares made for the purpose of the redemption। देखिए होता क्या है, जैसे कि हम लोगों ने वहां पे देखा था डिवेंचर्स के केस में कि भाई आपके पास जो पैसा आएगा, आप वादा तो कर रहे हो कि मैं आपका रिडम्पशन करूंगा, ठीक है, तो वो कहां कहां से करोगे, आपके पास पैसा कहां से आएगा? तो प्रेफरेंस शेयर के लिए बच्चों दो ऑप्शन होते हैं। प्रेफरेंस शेयर के लिए दो ऑप्शन होते हैं, क्या क्या है? पहले तो लिखता है proceed of a fresh issue of shares। proceed of a fresh issue of shares कहने का मतलब है कि जिस दिन हमारा रिडम्पशन वाला दिन आएगा सर, उस दिन हम फ्रेश इशू करेंगे और उससे जो भी पैसा रियलाइज होगा उससे उसका क्या कर देंगे, हम रीपेमेंट कर देंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? उससे हम क्या कर देंगे, रीपेमेंट कर देंगे। अगला पॉइंट क्या बोलता है, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, दी कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। कैपिटलाइजेशन ऑफ कौन सा वाला प्रॉफिट बच्चों, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसी प्रॉफिट जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर, उसको हमने बांटा नहीं है, वैसी वाली प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये सर कि क्या अगर मुझे बांटना होता तो ये प्रॉफिट बांटी जा सकती थी? हाँ जी बच्चों, अगर मुझे बांटना होता तो मैं ये प्रॉफिट बांट सकता था फॉर द पर्पज ऑफ डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड देने के लिए ये प्रॉफिट मैं यूज कर सकता था, लेकिन मैंने यूज नहीं किया। मैं क्या कर रहा हूं, इसका प्रेफरेंस शेयर क्या बोलते हैं, रिडीम करने के लिए यूज कर रहा हूं। ठीक है, देखिए होता क्या है, मैं अगर आपको एक क्रक्स पॉइंट बताऊं, एक मेन पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, देखिए होता क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग सारी चीजों को। अगर मैं बोलूं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट है, ठीक है, ये इक्विटी दिख रहा है, ये प्रेफरेंस दिख रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे डिबेंचर दिख रहा है, फिर उसके बाद बाकी सारे अदर लाइबिलिटीज हैं, अदर लाइबिलिटीज, और यहाँ पे बाकी सारे सन्ड्रीज एसेट्स, सन्ड्रीज एसेट्स। क्लियर? ठीक है, अब देखिए इक्विटी के सामने कुछ वैल्यू होगी, प्रेफरेंस के सामने कुछ वैल्यू होगी, डिबेंचर्स के सामने कुछ वैल्यू होगी। तो अगर मैं बोलूं सर ये ओनर है, ये लोग क्या है, ये ओनर्स हैं। क्लियर? इनको हम क्या बोल देंगे, ये ओनर हो जाएंगे आपके। देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं। मैंने क्या बोला, बैलेंस शीट में जो इक्विटी होता है और जो प्रेफरेंस होता है, ये लोग कौन होते हैं, ओनर्स होते हैं, और हम इनको क्या बोलते हैं, शेयर फंड। ऑल्दो शेयर होल्डर फंड में आपका सरप्लस एंड रिजर्व भी आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा। ठीक है, तो आप ये समझिए कि इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व एंड सरप्लस, ये तीनों मिला के आपका क्या बनता है, शेयर होल्डर्स फंड बनता है। मेरी बात समझ में आई सबको? अरे यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, तो देखिए मैंने बहुत अभी सिंपल सी बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये बहुत आपको इजी लगेगा, पूरा प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन आपको इजी लगेगा। देखिए मैंने ये बोला कि आपका इक्विटी, प्रेफरेंस और प्लस, ये तीनों तो आपका शेयर होल्डर्स फंड बनता है। और बच्चों शेयर होल्डर्स फंड क्या डिनोट करता है कि सर ओनर्स का कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है बिजनेस में। शेयर होल्डर्स फंड क्या डिनोट करता है, सर ओनर्स का कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है। ठीक है, शेयर होल्डर्स बेसिकली ओनर्स हो गए, तो ओनर्स का फंड कितना है बिजनेस में, ओनर्स का फंड बिजनेस में कितना है। ठीक है, सपोज कर लीजिए ये आपका 15 लाख रुपीज है,
ये आपका 15 लाख रुपीस है, आउट ऑफ विच 5 लाख बिलोंग्स टू प्रेफरेंस शेयर, आउट ऑफ विच 5 लाख बिलोंग्स टू प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है सबको? अब मेरे को आप ये बताइए कि अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर दूंगा तो शेयर होल्डर्स फंड में कितना अमाउंट बचेगा? 10 लाख। 10 लाख बच जाएगा। सबको क्लियर है क्या? मैंने बोला कि भाई सर शेयर होल्डर्स फंड में 15 लाख का बैलेंस है, जिसमें से 5 लाख आपका प्रेफरेंस शेयर है। अगर मैं वो रिडम्पशन कर दूं तो वो क्या दिख रहा है आपको? फिर दिख रहा है कि सर 10 लाख रुपीस है, फिर 10 लाख रुपीस बचा हुआ रहेगा रिडम्पशन के बाद। सबको क्लियर है क्या? अरे बोलिए, सबको क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है आपको। मैंने क्या बोला भाई, ओनर का फंड है 15 लाख रुपया, ध्यान से सुनिएगा। ओनर का जो फंड है वो 15 लाख रुपीज है, जिसमें से 5 लाख अगर कम हो जाए यानी कि रिडम्पशन हो जाए प्रेफरेंस शेयर का, तो सर बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस बचेगा 10 लाख रुपीज। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखिएगा, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? आप खुद ही सोचिए, क्या आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां से ओनर अपना पैसा निकाल रहा है? क्या आप किसी ऐसे बिजनेस को लोन देना चाहेंगे या किसी ऐसे बिजनेस पे भरोसा करना चाहेंगे जहां से ओनर अपना पैसा खुद वापस खींच रहा है? ओनर अपना पैसा वापस निकाल रहा है, क्या आप अपना भरोसा उस बिजनेस देंगे क्या? नो बताइए सर। जरा। नो सर। क्लियर? तो आपको क्या लग रहा है कि देखिए ओनर का जो पैसा है 15 से 10 लाख हो गया तो पब्लिक के बीच में खलबली मच जाएगी। अरे देखिए ओनर ने अपना पैसा निकाल लिया। यहाँ पे कंपनी में एक्चुअल अगर मैं बताऊं प्रैक्टिकल वर्ड में, किसी डायरेक्टर ने अपना कुछ शेयर बेच दिया ना, तो वो बहुत बड़ी न्यूज बन जाती है। वो बहुत बड़ी न्यूज बन जाती है कि भाई इस डायरेक्टर ने अपना शेयर बेच दिया, चलो अपना पैसा निकालो, इसका मतलब कंपनी में घपला है कुछ, इसीलिए डायरेक्टर छोड़ के जा रहा है। तो सोचिए डायरेक्टर जब जाएगा तो ओनर अगर अपना पैसा निकाल लेगा बिजनेस में से, जैसे कि आपने न्यूज सुना होगा कि वॉरेन बफेट ने अपना इतना शेयर बेचा, या मुकेश अंबानी ने इतना शेयर बेचा, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का अपना इतना शेयर बेचा, जियो का अपना इतना शेयर बेचा, ये सब न्यूज आती रहती है। तो अगर ये लोग ओनर्स हैं, जो कि बेसिकली एक तरीके से देखा जाए, तो अगर ये लोग अपना शेयर बेचते हैं तो ये न्यूज बन जाती है। तो अगर आपको नहीं लग रहा है कि भाई हमारा बिजनेस में से अगर ये ओनर का जो पैसा है 15 से अगर 10 लाख हो जाए तो पब्लिक के बीच में खलबली सी बन जाएगी, लोगों का कंपनी में से भरोसा उठ जाएगा, लोग लगेंगे रोने, और रो के किसके पास जाएंगे? कंपनीज एक्ट के पास। तो कंपनीज एक्ट ने इस बात को ध्यान दिया, कंपनीज एक्ट ने बोला कि तुम रिजम्पशन करो, आप क्या करिए, रिडम्पशन करिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आपके 5 लाख रुपीज का जो प्रेफरेंस शेयर है इसका पेमेंट आप करिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिक का भरोसा नहीं जाना चाहिए। पब्लिक का भरोसा नहीं जाना चाहिए। सर पब्लिक का भरोसा नहीं जाना चाहिए मतलब कि ये जो 15 के पहले भी 15 है और उसके बाद भी 15 रहना चाहिए। आप इस तरीके से रिडम्पशन करिए कि रिडम्पशन के बाद ये 10 लाख ना हो, ये 15 लाख रहे। सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसे कैसे पॉसिबल है? सर रिडम्पशन करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर तो चला जाएगा, तो वो 10 लाख हो जाएगा, लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो बोलता है मुझे नहीं मालूम, आप लोग इसको करिए, आप समझिए आप कैसे कर सकते हो। तो कंपनीज एक्ट ने फिर दो तरीका बताया। कंपनीज एक्ट ने दो तरीका बताया। देखिए मैंने पहला क्या बोला? पहला बोला कि भाई 5 लाख का शेयर जा रहा है आपके पास से प्रेफरेंस शेयर, तो 5 लाख का नया शेयर इशू कर दीजिए आप। मैंने क्या बोला? 5 लाख का नया शेयर इशू कर दीजिए। याद रखिएगा यहां पे सिर्फ शेयर है, डिबेंचर नहीं इशू कर सकते। यहां पे आपको क्या लिख रहा है? सिर्फ शेयर, नॉट डिबेंचर्स। तो डिबेंचर आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डिबेंचर अगर आपने यूज किया तो वो शेयर होल्डर फंड थोड़ी ना बढ़ाएगा। आपका 5 लाख माइनस होने के बाद 5 लाख आपको बढ़ाना भी तो है। अगर आप डिबेंचर यूज करोगे, डिबेंचर इश्यू करोगे, तो शेयर होल्डर्स फंड में थोड़ी ना आएगा फिर वो। मैंने जो बोला समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? अभी जो मैंने समझाया वो समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको?
Yes, sir. तो आप लोग बोलते क्यों नहीं है? नींद में है क्या अभी भी आप लोग? ऐसे सर अभी अभी आंखें खुली है सर, अभी समझ में नहीं आ रहा है कुछ, ऐसा वाला सर तो सीन नहीं है ना। क्लास का टाइमिंग चेंज हो सकता है। क्लास का टाइमिंग हम चेंज अगर करना चाहें भी तो देखिए कब हम कर सकते हैं, फिर इवनिंग में करेंगे, वहां पे फिर नेटवर्क वाला इशू रहेगा। इवनिंग में फिर 8 बजे के अप्रोक्स रात में। यस सर, इवनिंग में कर दीजिए। देखिए इवनिंग में, चलिए आज एक क्लास रखते हैं हम लोग इवनिंग में, देखते हैं अगर नेटवर्क बढ़िया रहा तो फिर हम लोग क्लासेस इसी टाइम पे कंडक्ट करेंगे शाम में, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये वाला क्लास हम लोग कंप्लीट करते हैं और अभी उसके लिए बाद में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबको समझ में आया मैंने जो भी बताया? देखिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ये चैप्टर के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। मैं एक बार वापस से रिवीजन बता देता हूँ आपको। देखिए रिजर्व शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है बच्चों? आपका इक्विटी आता है, ध्यान से सुनेंगे, स्क्रीन पे ध्यान रहेगा आपका, थोड़ा सा अपनी आंखें खोल लीजिए, है ना। इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व एंड सरप्लस, ये तीन चीजें मिला के आपका शेयर होल्डर्स फंड बनता है। तो हमने क्या बना दिया, अपना शेयर होल्डर्स फंड 15 लाख बना दिया, जिसमें से 5 लाख आपका प्रेफरेंस शेयर है। तो प्रेफरेंस शेयर जैसे ही सर रिडीम हो जाएगा तो मेरा इक्विटी शेयर होल्डर शेयर होल्डर्स फंड आपका कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपीस का हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है कि सर मेरा शेयर होल्डर्स फंड जो है वो कम हो गया, 15 से क्या हो गया? 10 लाख हो गया। 15 से क्या हो गया? 10 लाख हो गया। तो ये देख के पब्लिक जो है डिस्टर्ब सी हो जाएगी, पब्लिक जो है वो डिस्टर्ब सी हो जाएगी, इसलिए ऐसा ना हो। कंपनीज एक्ट ने 2 ऑप्शन दिया। पहला बोलता है कि जितने का आप रिडम्पशन कर रहे हो उतने का नया शेयर इशू कर दीजिए। तो जो शेयर होल्डर्स फंड है वो एज इट इज रहेगा। भाई 5 लाख का प्रेफरेंस गया तो 5 लाख का नया इक्विटी ले आइए या नया प्रेफरेंस ले आइए। तो आपका जो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड शेयर होल्डर्स फंड का जो 15 लाख का बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। पहली बात समझ में आई सबको? अरे पहला समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। क्लियर है सबको? ठीक है कि सर आपका अगर 5 लाख का रिडम्पशन है तो 5 लाख का आप क्या करिए, 5 लाख का आप क्या करिए, उतना ही ले आइए, उतना ही कैपिटल ले आइए। ठीक है भाई, हम ले आए, नया इशू कर दिए। डिबेंचर्स उस केस में नहीं करेंगे, क्योंकि डिबेंचर इशू करेंगे तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में नहीं ऐड होगा। अगर डिबेंचर इशू करेंगे तो शेयर होल्डर्स फंड में ऐड नहीं होगा, क्योंकि डिबेंचर्स तो सर उसका पार्ट नहीं है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। आप प्रॉफिट को क्या कर दीजिए? कैपिटलाइज कर दीजिए। आप प्रॉफिट्स को क्या कर दीजिए? कैपिटलाइज कर दीजिए। ठीक है। तो प्रॉफिट अगर आपका कैपिटलाइज होगा, प्रॉफिट इधर उधर पड़ी है, आप उसको सबको जोड़ करके कितना बना दिए? 5 लाख। और 5 लाख कैपिटलाइज करते ही वो क्या हो जाएगा? इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो अगेन ये रिडम्पशन के बाद आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 15 लाख रुपीस का हो जाएगा। सबको क्लियर है क्या? अरे बोलिए सबको क्लियर है क्या? या चाहे तो आप कॉम्बिनेशन ले लीजिए, थोड़ा सा शेयर इशू कर दीजिए, थोड़ा सा कैपिटलाइज कर दीजिए। ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन है मेन जो आपके पास रहेंगे। क्या क्या? फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम का। ठीक है कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने का क्या क्या मेथड है। हमने डिबेंचर्स में भी बताया था कि वो डिबेंचर्स के जो मेथड है याद रख लीजिएगा। 4 मेथड थे आपके, लमसम मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड जिसको ड्रॉ ऑफ लॉट भी बोलते हैं, फिर उसके बाद ओपन मार्केट से आप परचेजिंग कर सकते हो, देन कन्वर्जन कर सकते हो। वो 4 मेथड आपको याद रखने, और यहाँ पे भी ये 2 मेथड याद रखने हैं। प्रोसीड फ्रॉम ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसके भी मैंने बता दिया। ये कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखेंगे तो मेथड आपको याद रहेगा, और आगे जो मैं बताऊंगा आप सारे कॉन्सेप्ट के लिए से रिलेटेड वो भी सारी बातें आपको याद रहेंगी। ठीक है। सबसे पहले क्या बोलता है कि नो शेयर्स कैन बी रिडीम एक्सेप्ट आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कैपिटल out of profit of the company which would be otherwise available for dividend out of proceed of the fresh issue, या फिर आप फ्रेश इशू से कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। मतलब कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप प्रॉफिट यूज करिए या तो फ्रेश इशू करिए। क्लियर? फिर नो शेयर्स कैन बी रिडीम्ड अनलेस दे आर फुल्ली पेड। क्या लिखता है सर? पे देखिए बहुत बड़ी बात लिख गया, ये भी आपको याद रखना होगा कि कोई भी प्रेफरेंस शेयर ऐसा नहीं होना चाहिए, जो रिडम्पशन हम करने जा रहे हैं कोई भी प्रेफरेंस शेयर ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि सर फुल्ली पेड नहीं है।
फुल्ली पेड नहीं है। आपको मालूम है कि जो शेयर्स का पैसा होता है बच्चों, हम लोग पार्ट वाइज लेते हैं, पार्ट वाइज लेते हैं, ठीक है। अब एक शेयर होल्डर था जो कि 20 रुपया नहीं दिया है फाइनल कॉल, अब आ गया दिन आ गया रिडम्पशन का, तो बेचारा अभी भी नहीं दिया हुआ है, तो ये फुल्ली पेड नहीं है, ये है आपका पार्टली पेड, ये आपका पार्टली पेड है। तो जो भी हम लोग रिडम्पशन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड का ही करेंगे, फुल्ली पेड के अलावा कोई भी शेयर का नहीं करेंगे, क्योंकि रिडम्पशन का मतलब क्या है कि रीपेमेंट। अब हमने रीपेमेंट जो अमाउंट डिसाइड किया है वही अमाउंट दे देंगे आपको। पता चला आपने हमें 80 रुपीज दिया है और हम आपको दे रहे हैं 120 रुपया, तो ये तो गलत हो जाएगा। या हम 100 रुपया बोल दें, 100 रुपया, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे शेयर होल्डर्स कितना दिए हमें, 100 रुपया दिए हैं और हम हमको रिटर्न कर रहे हैं 100 रुपया। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो समझ में आ रहा है कि सर 100 रुपया हमने सबसे मांगा, 100 रुपया लोगों ने हमें दिया और हम उनको रिटर्न भी कितना कर रहे हैं, 100 रुपया। हमने आपसे भी 100 रुपया मांगे, लेकिन आपने 20 रुपया कॉल इन अरियर कर दिया, 80 रुपीज ही हमें दिया है, तो हम आपको 100 रुपया देंगे, बच्चों गलत हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए बोलता है कि सिर्फ फुल्ली पेड शेयर्स का ही रिडम्पशन होगा, पार्टली वालों का नहीं होगा। और ये क्लियर है क्या सबको? यहां तक की बातें क्लियर है क्या सबको? चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी हमको आगे देखना है, ओके। इन केस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई, देखिए अलग अलग कंपनियों के लिए बोला हुआ है कि अलग अलग कंपनी चाहे तो अलग अलग तरीके से काम कर सकती हैं। तो आप एक बार इसको रीड भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा आपके एग्जाम के लिए, बस एक बार ये पॉइंट्स को आप रीड कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर डी क्या बोलता है, वेयर एनी सच शेयर्स आर प्रपोज टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट of the company, they shall out of profit which would otherwise have been available for the dividend। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, हम ऐसे ही प्रॉफिट से रिडम्पशन करेंगे जो कि प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड हो। अब अवेलेबल फॉर डिविडेंड का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको मालूम होगा कि डिविडेंड के लिए पैसा तभी यूज करते हैं जब सारी की सारी लायबिलिटीज, टैक्सेस, इंटरेस्ट, वो सब आप पे कर चुके हो। क्लियर है? डिविडेंड के लिए हम तो ही पैसा देते हैं जब सबकी लायबिलिटीज जो है हम सेटल कर चुके हैं। मतलब डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट चाहिए था, दे दिए, गवर्नमेंट आई थी बेचारी टैक्स लेने, उसको टैक्स भी दे दिए, मतलब सारी चीजें हम दे दिए हैं, अब सिर्फ ओनर को पैसा देना बाकी है। तो ऐसा वाला जो प्रॉफिट होगा उसमें से हम रिडम्पशन करेंगे। बोलिए क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, तो ऐसे वाले प्रॉफिट से ही हम क्या करेंगे, आपका रिडम्पशन करेंगे। बी ट्रांसफर टू अ रिजर्व अकाउंट, यहाँ पे भी आपका जो ये प्रॉफिट है ना, ऐसा वाला प्रॉफिट आपको एक रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिसका नाम क्या रहेगा बच्चों, बहुत प्यार से याद रखिएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जैसे वहां पे क्या था, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व था, यहाँ पे आपका क्या क्रिएट होता है, CRR, वहां पे DRR था, यहाँ पे CRR है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और ये जो 5 लाख मैंने यहाँ पे बताया था आपको बच्चों, ये 5 लाख कुछ और नहीं है बल्कि ये CRR रहेगा, ये आपका क्या है, CRR। क्लियर? तो ये आप CRR क्या करोगे, 10 लाख में ऐड कर दोगे 5 लाख का। अभी सर CRR कहां से आया, प्रॉफिट में से। ये जो है आपका प्रॉफिट से क्रिएट किया गया है, इसको हमने आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट किया, और ये आउट ऑफ प्रॉफिट वाला जो 5 लाख है ये आके आपके 10 लाख में ऐड हो जाएगा एज अ CRR, और ये आपका अगेन इसको क्या बना देगा, 15 लाख रुपीस का बना देगा, ताकि आपका क्या हो जाए, वो 15 लाख वाली जो काउंटिंग है वो एज इट इज रहे। ठीक है, तो आपको अपना प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर करना होगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के केस में सर CRR में। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हो कि डिबेंचर्स का रिडम्पशन हुआ तो DRR बनाए, यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। और प्रेफरेंस क्या होते हैं बच्चों, कैपिटल का पार्ट होते हैं, वो ओनर्स होते हैं, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, अमाउंट इक्वल टू द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि आपका जो इसमें अमाउंट जाएगा वो कितना जाएगा, नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू के इक्विवेलेंट में जाएगा। जैसे हमने देखा था अपने एग्जांपल में कि अगर हम लोग 5 लाख का रिडम्पशन कर रहे हैं, 5 लाख का रिडम्पशन कर रहे हैं, तो 5 लाख ही आपका CRR में जाना चाहिए। जैसे DRR में था कि 25% जाएगा एक केस में, फिर दूसरे केस में 100% जाएगा। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे बोलता है प्योर आपका 100% ही जाएगा, आपका जितना भी फेस वैल्यू है उसके इक्विवेलेंट में ही जाएगा। ठीक है, and the provisions of the act relating to the
रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी शैल, अच्छा ये दूसरी चीज है, इसको आप एक बार छोड़ दीजिएगा रीड करके, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग लेवल का चीज है। फिर क्या बोलता है, हाँ ये लाइन आपको याद रखनी होगी, ये वाली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोलता है, आप जैसे मान लेते हैं कि हमने क्या देखा था बच्चों, डीआरआर का जो अमाउंट है वो आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हो, लास्ट में क्या करते थे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते थे। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं होगा, यहाँ पे ये चीज नहीं होगा। सीआरआर का अमाउंट आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करोगे, क्योंकि जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे तो फिर जनरल पर्पस के लिए यूज होने लगेगा, और धीरे धीरे ये 5 लाख क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो फिर वापस से शेयर, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो पब्लिक है, वो हल्ला करने लगेगी, रोने लगेगी। इसलिए ये क्या बोलता है कि आप इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करोगे, आप इसको कहां पे ट्रांसफर करोगे, या सिर्फ एक ही काम इसका यूज कर सकते हो, फुल्ली पेड बोनस शेयर देने के लिए, फुल्ली पेड बोनस शेयर देने के लिए। ठीक है, अब फुल्ली पेड बोनस शेयर दोगे तो ये वापस से आके किस में ही ऐड होगा, इसी में ही ऐड होगा, पर शेयर होल्डर्स फंड में ही वापस से आके ऐड होगा। तो मतलब घुमाम फिरा के ये 15 लाख कभी भी आपका उससे कम नहीं हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, कम नहीं होगा, प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन की वजह से। अरे क्लियर है क्या, सारे बच्चे बताएंगे यहां तक बातें क्लियर? यस सर। ठीक है, आइए मैंने जो अभी बताया उसको मैं एक बार फटाफट से रिवाइज कर देता हूँ, एक बार वापस से सारी चीजें बता देता हूँ। हमने क्या बोला सर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मतलब ओनर्स का पैसा रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, एक फिक्स अमाउंट रहेगा और एक फिक्स्ड टाइम रहेगा, और ये दोनों फिक्स जो अमाउंट और फिक्स टाइम है वो प्री डिसाइडेड रहेगा, एग्रीमेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि सर मैक्सिमम आपका 20 इयर्स के लिए ही किया जा सकता है, उससे ज्यादा का रिडम्पशन का टाइम आप नहीं दोगे। फिर उसके बाद क्या होगा, उसमें हमने ये देखा, एक कॉन्सेप्ट हमने देखा कि जो आपके मेथड्स है वो दो मेथड है, एक फ्रेश इशू है और दूसरा कैपिटलाइजेशन है। इसका मेथड क्यों लाया गया, इसका मेथड इसलिए लाया गया क्योंकि जब आप कैपिटल का अमाउंट दे दोगे तो आपका जो कैपिटल है वो कम हो जाएगा। अगर आप कैपिटल का रीपेमेंट कर दो तो कैपिटल कम हो जाएगी आपके बिजनेस से। कैपिटल का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड, तो कैपिटल अगर कम होगी और ये चीज पब्लिक ने देख लिया कि भाई इनकी कैपिटल कम हो गई है अचानक से इतनी ज्यादा, तो पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक का आपके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, और आपकी जैसे सारी कंपनीज के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। सारी कंपनीज पे भरोसा उठने का मतलब कि कंपनीज एक्ट से भरोसा उठना, कंपनीज एक्ट से भरोसा उठने का मतलब कि इंडिया की लॉ पे क्वेश्चन मार्क लगने लगेंगे, तो इतनी बड़ी बदनामी ना हो, इसलिए कंपनीज एक्ट में प्रोविजन बनाए हुए हैं इससे रिलेटेड। ये क्या बोलता है, आप रिडम्पशन करिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपका 15 लाख ही रहना चाहिए, आप ये करके दिखाइए तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने दो ऑप्शन दिया, बोला कि आप जितने का रिडम्पशन करो उतने का नया शेयर लेते आओ। भाई आप 5 लाख का रिडम्पशन करो तो 5 लाख का नया शेयर ले आओ, इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल तो एटलीस्ट इंक्रीज हो जाएगा 5 लाख से। फिर उसके बाद क्या बोलता है कि आप क्या करिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को कैपिटलाइज करिए, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उनको कैपिटलाइज करके उनको कैपिटल में ऐड करिए। ठीक है, तो उसको कैपिटल में ऐड करेंगे तो 15 लाख का 15 लाख ही रहेगा। अब इसको कैपिटलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, सीआरआर बनाना पड़ेगा, सारे प्रॉफिट को आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना है, एंड देन वापस से आके इसको आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, आइए नया शेयर इशू करने का आपका फायदा क्या क्या रहेगा, क्यों हम लोग नया शेयर इशू करेंगे, न्यू इक्विटी शेयर क्यों इशू करेंगे। ठीक है, क्यों नया शेयर इशू करेंगे, मेरे पास जब दूसरा वाला ऑप्शन है कैपिटलाइजेशन वाला, तो हम आखिर ऐसा क्या आ जाएगा, ऐसी कौन से कारण रहेंगे जिसके लिए हम लोग न्यू शेयर के लिए जाएंगे। बहुत ही सिंपल सिंपल सी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत ही लॉजिकल बातें, आपको समझ में आएगा। when the company has come to realize that the capital is needed permanently and it make more sense to the issue of equity share in the place of redeemable preference shares which carry a fixed rate of dividend। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या भाई, हमने डिबेंचर सर इशू किया, उसको भी आपको फिक्स एक पीरियड के बाद रिडीम करना है। हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीम इशू किया, उसको भी एक फिक्स पीरियड के बाद आपको रिडीम करना है। तो मतलब ये लोग जो है ये सब परमानेंट कैपिटल नहीं है, ये सब परमानेंट अमाउंट नहीं है। तो अब कंपनी को क्या लगता है कि भाई एक परमानेंट अब चाहिए, ऐसा ऐसा आना जाना नहीं चाहिए, एक परमानेंट चाहिए। तो परमानेंट जाना है तो हमें क्या इशू करना होगा बच्चों, हमें क्या इशू करना होगा, इक्विटी। क्योंकि आपको मालूम है इक्विटी के साथ ऐसा कोई टाइम पीरियड का बाउंडेशन नहीं है कि भाई इतने पीरियड के बाद आपको फिक्स
या फिर इतने पीरियड का आपको रिडम्पशन करना ही करना है। और इक्विटी के साथ फायदा क्या है कि ऐसा फिक्स्ड बर्डन नहीं रहेगा, ऐसा फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं रहेगा। अरे बोलिए क्लियर है क्या? ठीक है, ये इजी है कि भाई आप फ्रेश इशू करोगे तो ये एक फायदा रहेगा। अगर आप दो ऑप्शन है ना आपके पास, आप चाहो तो ये वाला दूसरा वाला ऑप्शन भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप ये लेते हो तो आपके पास क्या क्या रीजन होंगे। तो पहला इक्विटी शेयर इशू करोगे तो ये रीजन रहेगा। दूसरा, व्हेन द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट विच वुड बी अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड इज इनसफिशिएंट, मतलब सीआरआर बनाने के लिए आपके पास जो पैसा है वो सफिशिएंट नहीं है। सर सीआरआर हमें 5 लाख का बनाना है, लेकिन मेरे पास 5 लाख रुपीस नहीं है, तो इससे अच्छा है कि भाई चलो दूसरा वाला ऑप्शन नहीं हो पा रहा है तो पहले वाले ऑप्शन पे चलते हैं। ठीक है, तो ये बोलता है कि आप पहला वाला ऑप्शन कब चूज करोगे। अगला बोलता है व्हेन द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी इज नॉट गुड इनफ, मतलब 5 लाख रुपया सर कैश नहीं है मेरे पास, अगर नया इशू करेंगे तो 5 लाख रुपीस आ जाएगा पैसा मेरे पास, और हम उस 5 लाख रुपीस को यूज कर देंगे रिडम्पशन करने के लिए। ठीक है, तो ये सब रीजन रहेंगे जब हम लोग पहले वाले ऑप्शन पे जाएंगे, अदरवाइज हम लोग दूसरे वाले पे जा सकते हैं। क्लियर है क्या सबको? अब सर इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होगा? बहुत ही सिंपल से पॉइंट है, आपको समझ में आ जाएगा। एडवांटेज क्या है? नो आउटफ्लो, नो कैश आउटफ्लो, नो आउटफ्लो ऑफ द मनी नाउ और लेटर, मतलब आपका कोई भी आउटफ्लो नहीं होगा। सर ऐसे कैसे? देखिए फ्रेश इशू करोगे तो 5 लाख आएगा, और रिडम्पशन से आपको कितना देना है? 5 लाख। तो कुल मिला के आपका जो बैलेंस, मतलब जो आपका करंट आउटफ्लो या इनफ्लो है उस पर नील इफेक्ट पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई क्या? भाई आपको क्या करना है, अगर फ्रेश इशू करोगे 5 लाख देना है, 5 लाख आया और 5 लाख आपने दे दिया, आपके पोजीशन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? आपके कैश पोजीशन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है क्या सबको? यस सर। ठीक है, एक एडवांटेज ये हो गया। और क्या लिखता है कि सर हम क्या कर सकते हैं, नया वाला जो इक्विटी शेयर है वो प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं, और आपको मालूम है कि प्रीमियम पे अगर हमने इशू किया तो आपको पैसा ज्यादा भी मिल सकता है, आपको ज्यादा भी पैसा मिल सकता है। फिर अगला क्या बोल रहा है, शेयर होल्डर्स रिटेन देयर इक्विटी इंटरेस्ट। अब वो लोग क्या करेंगे, अपना इक्विटी इंटरेस्ट बचा के रखे रहेंगे। अब इक्विटी इंटरेस्ट का कहने का मतलब है ये शेयर होल्डर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, ठीक है, वही लोग डिसीजन लेंगे तो ही जाके ये दोनों में से कोई एक चूज होगा। तो वो लोग इन सारी चीजों को देखते हुए ही, अपने इक्विटी इंटरेस्ट को देखते हुए ही ये इंटरेस्ट या ये डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज हो जाएगा बच्चों। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि देयर विल बी द डाइल्यूशन ऑफ फ्यूचर अर्निंग, देयर विल बी द डाइल्यूशन ऑफ फ्यूचर अर्निंग। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए पहले आपके पास 10,000 इक्विटी शेयर थे, 10,000 इक्विटी शेयर्स थे। अब सर इसके बाद जो हो जाएंगे 15,000 हो जाएंगे, सपोज एग्जांपल ले लीजिए। तो जब अब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता था, सर 10,000 लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट होता था, लेकिन अब जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 15,000 पे होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जो डिविडेंड पर शेयर है वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे मेरी बात समझ में आई क्या? जो आपका अर्निंग पर शेयर है या जो डिविडेंड पर शेयर है वो आपका पहले के कंपैरिजन में सर कम हो जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न इन द कंपनी इज चेंज्ड, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी सर चेंज हो जाएगा। क्लियर? वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब सर शेयर होल्डिंग पैटर्न का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं पहले जो परसेंटेज बना था कि कितना परसेंट किसके पास शेयर है, मिस्टर ए के पास 10% है, मिस्टर बी के पास 20% है, ये 10,000 के बेसिस पे बना है। लेकिन जब नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाएंगे तो ये जो पैटर्न है 10%, ये 20% क्या सेम रहेगा क्या? ये जो परसेंटेज है ये सेम रहेगा क्या? नो सर। क्या हो जाएगा, कम या ज्यादा? ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा। कम हो जाएगा ना। ए के पास 10% है, मतलब 1,000 शेयर है, इनके पास 2,000 शेयर होगा बी के पास। तो अब अगर हम लोग नया पैटर्न निकालें, मतलब 1,000 का कैलकुलेशन 15,000 पे करें, तो परसेंटेज जो आएगा 10% से कम रहेगा।
अप्रोक्स 6% रहेगा वो, 6667%। और अगर 2% का निकालेंगे तो 12% हो जाएगा 2000 का। तो देखिए पैटर्न आपका चेंज हो गया, जो परसेंटेज था पहले वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ये सॉरी 13% रहेगा ये अप्रोक्स। तो बात समझ में आ रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर है क्या सबको? तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहेगा। क्लियर? अगला पॉइंट करते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मेथड। इसमें अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, another method for the redemption of preference share as per the Companies Act is to use the distributable profit in the place of issue of new shares। ठीक है भाई, न्यू शेयर की जगह हम क्या कर लें, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को यूज कर लें। दूसरा पॉइंट क्या लिखता है, when the shares are redeemed by utilizing distributable profit, an amount equal to the face value of the shares redeemed to be transferred to the capital redemption reserve by debiting the distributable profit। क्लियर है क्या सबको? सिंपल सी बात लिख रहा है, सिंपल सी बात लिख रहा है। ये बोलता है कि आप कौन सा वाला प्रॉफिट यूज करोगे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यूज करोगे। और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को आपको कहां पे ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है। अब सर इसका एडवांटेज क्या है, शेयर होल्डिंग परसेंटेज में कोई चेंज नहीं होगा। ए के पास पहले भी 10% था, अब भी 10% रहेगा। बी के पास सब पहले भी 20% थे, अभी भी 20% ही रहेंगे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं होगा सर, ये एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है, सरप्लस फंड कैन बी यूज्ड। जो आपके पास सरप्लस फंड बचा हुआ था पुराना, अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो पहले से बचा हुआ था, उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, भाई हमने डीआरआर डिबेंचर्स को रिडीम किया, डीआरआर का पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, अब वो जनरल रिजर्व फ्री है, अब उसको हम डिविडेंड के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो चलो हम यहीं पे यूज कर लें। अब वो जो इतना बेकार पड़ा हुआ था, इतना बड़ा अमाउंट, अब यहाँ पे खप जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको? अब वो यहाँ पे यूज हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या बोलता है, पढ़िए जरा, बताइए क्या लिखा है अगला पॉइंट। देयर मे बी रिडक्शन इन लिक्विडिटी। सीधी सी बात है, अगर हम फ्रेश इशू नहीं कर रहे हैं तो मेरे पास बाहर से कोई पैसा नहीं आएगा, हमें अपना बिजनेस का ही पैसा यूज करना होगा रीपेमेंट करने के लिए। तो आपकी लिक्विडिटी क्या हो जाएगी बच्चों, समझ में आया क्या सबको? दोनों पॉइंट यहाँ पे Yes, समझ में sir. आया सबको? क्लियर? Yes. क्या हुआ? बैलेंस शीट में से कैसे दिखाएंगे, शेयर मतलब शेयर की तरह दिखाएंगे? किसको, सीआरआर को? को नहीं, प्रॉफिट जो यूज हो रहा है। देखिए प्रॉफिट जो यूज हो रहा है, प्रॉफिट जो यूज हो रहा है उसको आप सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे। देखिए मैं अभी जर्नल एंट्री दिखा रहा हूं आपको, देखिए देखिए ये रहा, ये वाला जो है, इससे आप क्या बना रहे हो, सीआरआर क्रिएट कर रहे हो। तो अपने प्रॉफिट्स को आपने डेबिट कर लिया, जनरल रिजर्व को डेबिट कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर लिया, और आपने इसको कहां भेज दिया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, और ये जो ये कहां पे दिखेगा, ये आपका यहाँ पे दिखेगा, क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व एंड सरप्लस रहेगा, उसमें दिखेगा। ठीक है, बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व एंड सरप्लस रहेगा, उसके अंडर में दिखेगा रिजर्व एंड सरप्लस में दिखेगा, यानी शेयर होल्डर्स फंड में दिखेगा सीआरआर। और अब ये सीआरआर जो कन्वर्ट होगा तो ये सिर्फ एक ही चीज में हो सकता है, फुल्ली पेड बोनस शेयर, फुल्ली पेड बोनस शेयर। और फुल्ली पेड बोनस शेयर वापस जाके आपके इक्विटी में ऐड हो जाएगा, वापस जाके आपके इक्विटी में ऐड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर वो वहीं में रहेगा, शेयर होल्डर्स फंड में घूमता फिरता रहेगा। क्लियर है क्या सबको? अरे बोलिए क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, चलिए अब मेरे कुछ बातों का आप लोग आंसर देंगे। जैसे मान लेते हैं सर हमारे पास एक ये भी तो ऑप्शन है कि हम दोनों मेथड यूज कर लें, ए प्लस बी, हम ए वाला मेथड भी यूज कर लें और बी वाला यानी कि जो मेरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो भी यूज कर लें। हम दोनों मेथड यूज कर सकते हैं।
ठीक है, मेरे पास दोनों ऑप्शन है। तो अब देखिए क्या होगा, पहले मेथड में आप फ्रेश इशू कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सीआरआर की जरूरत नहीं है। दूसरे में क्या करना है आपको, मतलब जो आपके डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है आप उसको कैपिटलाइज कर रहे हो, तो वहां पे आपको सीआरआर की जरूरत है। ठीक है, तो आपका जो टोटल है, सपोज कर लीजिए टोटल 5 लाख रुपीस का है जिसको कि आपको रिडीम करना है, तो मैंने ये बोला मैं 3 लाख रुपया फ्रेश इशू से लेके आऊंगा, मैं 3 लाख फ्रेश इशू से लेके आऊंगा। तो बताइए सीआरआर में कितना जाना चाहिए, कितने का सीआरआर क्रिएट करें? 2 लाख। क्लियर है सर? 2 लाख का सीआरआर क्रिएट कर लेंगे। तो कॉम्बिनेशन में एक चीज ये याद रखना होगा कि सर सीआरआर का अमाउंट कैसे निकलेगा। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर कैसे आएगा, फ्रेश इशू फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स टू बी रिडीम्ड, जैसे कि हमारा 5 लाख था वो ले लिया। अब उसमें से क्या माइनस करना है, प्रोसीड फ्रॉम न्यू इशू, कितना आ रहा है सर 3 लाख रुपीस, ये लेस करना है। ठीक है, तो इससे आपका क्या आ जाएगा, वो 2 लाख जो कि आपका सीआरआर होना चाहिए, ये 2 लाख क्या आ जाएगा सीआरआर का अमाउंट। क्लियर है क्या सर? कितना सीआरआर बनेगा यस सर। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि सर 5 लाख रुपीस आपका जो कि रिडीम होना है और 3 लाख आपका फ्रेश का सीआरआर हो जाएगा। अगला क्या बोलता है कि प्रोसीड कैसे निकालोगे, दूसरा तरीका यही है कि भाई आप 5 लाख ले लीजिए और आपके पास कितना प्रॉफिट है, सर मेरे पास 2 लाख का प्रॉफिट है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने का फ्रेश इशू करना है। तो सर 3 लाख का लिखता है कि कितने का रिडम्पशन करना है सर 5 लाख का, फिर उसके बाद कि प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, तो 2 लाख रुपया बचा है उसी का सीआरआर बना सकते हैं, और तो 3 लाख रुपया का आपको क्या करना होगा, फ्रेश इशू करना होगा। तो ये आप कॉम्बिनेशन के लिए अगर जाओगे तो इस तरीके से निकाल सकते हो कि सीआरआर कितना का होगा और फ्रेश इशू कितने का होगा। क्लियर है क्या? ये सिंपल सा था, बहुत ही सिंपल सा था ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अरे बोलिए क्लियर है क्या? अब अगला पॉइंट क्या है बच्चों, हमने क्या बोला था कि प्रेफरेंस शेयर जो है वो फुल्ली पेड शेयर्स का ही होगा, फुल्ली पेड शेयर्स का ही है। तो अब ऐसे शेयर्स का रिडम्पशन कैसे करें जो सर फुल्ली कॉल्ड तो है, मतलब 100 रुपया हमने पूरा मांगा है बट पार्टली पेड है, लेकिन पूरा पैसा मिला नहीं, सिर्फ 80 रुपीज ही मिला है। तो सर ऐसे शेयर्स का क्या करें, यानी कि कॉल सिनेरियर कितना है इसमें, कौन बताएगा? इसमें कॉल सिनेरियर कितना है? 20 रुपीज। क्लियर है सर? 20 रुपीज का आपका कॉल सिनेरियर है। तो कॉल सिनेरियर रहेगा तो कंपनी क्या करेगी, इफ द कंपनी if the amount of uncalled is received by the company before the redemption, भाई रिडम्पशन शुरू होने से पहले अगर वो बंदे ने, सामने वाले ने समझदारी दिखाई और पैसे दे दिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, सॉरी कॉल इन अरियर। ये एंट्री वही है जो हमने वहां पे देखी होगी आप लोगों ने क्लास 12th में, कि अगर आपको कॉल इन अरियर का पैसा मिल जाएगा तो ये एंट्री कर दीजिए। क्लियर? तो ये 20 रुपया का अगर आपको पैसा मिल गया तो ये एंट्री कर दीजिए। अब वो जो शेयर, जो प्रेफरेंस शेयर है वो आपका फुल्ली पेड हो गया, अब उसको आप रिडम्पशन कर दीजिए। अगला प्रोसेस क्या है, आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ कॉल सिनेरियो द शेयर बिकम फुल्ली पेड, देन द कंपनी कैन प्रोसीड विद द रिडम्पशन ऑफ द इन द नॉर्मल केस। अब कंपनी जो है वो नॉर्मल केस में जैसे रिडम्पशन करेगी वैसे अपना काम शुरू कर दे। ठीक है, जैसे ही उसको पैसा मिल गया, तो अगर नहीं मिला, नहीं मिला तो क्या करेगी, फॉर फीचर। ठीक है, अगर कंपनी को पैसा नहीं मिला तो क्या करेगी, फॉरफीचर करेगी। सर फॉरफीचर का प्रोसीजर एक बार याद दिला दीजिए तो क्या होगा, इफ ऑन गेटिंग अ प्रॉपर नोटिस देने के बाद फ्रॉम द कंपनी द शेयर होल्डर फेल टू पे द मनी द अनकॉल्ड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे डिसाइड टू फॉरफीट द शेयर्स, कैंसिल दिस शेयर्स इंस्टेंट ऑफ री इशूइंग द फॉरफिटेड शेयर, मतलब तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। फॉरफीट किया और कैंसिल कर दिया, उसको री इशू नहीं करेंगे। क्लियर?
क्योंकि बाकी शेयर्स को भी तो हमें फॉरफिट करना, अरे वो रिडीम करना है, तो उसको री इशू करो फिर रिडीम करो, तो ऐसा नहीं करेंगे, उसको तुरंत कैंसिल कर देंगे और बचे हुए शेयर्स का हम क्या कर देंगे, आपका रिडम्पशन कर देंगे, ठीक है। बिकॉज द रिडम्पशन ऑफ दिस शेयर्स इज ड्यू इमीडिएटली और इन द नियर फ्यूचर, इन दिस केस द एंट्री फॉर द फॉरफीचर इज पास एज यूजुअल, जैसे कि होता था वैसे। क्लियर है क्या सबको, यहां तक बात समझ में आई? भैया जो पैसा नहीं दिया है उसको बोलेंगे भाई दे दो, दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो फॉरफिट कर लेंगे, लेकिन सबको समझ में आया? री इशू क्यों नहीं, क्लियर है सबको? री इशू क्यों नहीं कर रहे, समझ में आया क्या भाई? ऐसे शेयर्स को अभी हमें रीपेमेंट करना ही है तो वापस से री इशू क्यों करें? री इशू करेंगे फिर रीपेमेंट करेंगे, प्रोसीजर ज्यादा हो जाएगा ना। अगर टाइम है बहुत ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन, अरे जर्नल एंट्री देखते हैं, ये लास्ट रहेगा हम लोगों का। तो जर्नल एंट्री में क्या रहेगा कि आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट कर दीजिए, जैसे कि हमने देखा था डिबेंचर्स डेबिट हुए थे, तो इशू करते वक्त आपका क्रेडिट होता है, अभी डेबिट कर दीजिए। और क्रेडिट कौन हो जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। डिबेंचर्स के केस में हमने देखा था डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट था वो, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। अभी अगर प्रीमियम पे होता है तो प्रीमियम यहाँ से ऐड हो जाएगा बच्चों, प्रीमियम है तो प्रीमियम यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब जब पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक फॉर द पेमेंट, ठीक है। और अब देखिए अगर ये जो प्रीमियम फॉर ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, सॉरी ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये हम कहां से एडजस्ट कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस से। और कहां से कर सकते हैं बताइए जरा, इस अमाउंट को और कहां से हम एडजस्ट कर सकते हैं? एसपीआर। कहां से? सीआर क्या है? सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कर सकते हैं, सीआरआर से नहीं कर सकते हैं। सीआरआर का सिर्फ एक ही यूज होगा, फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करना, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। आप चाहें तो इसको सिक्योरिटी प्रीमियम से भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? जैसा कि हमने 5 यूज देखे थे सिक्योरिटी प्रीमियम के, जिसमें से एक यूज यू भी था, ये एक यूज ये भी था कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, कि जो आप डिबेंचर्स पे या प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम देते हो, वो प्रीमियम का यूटिलाइजेशन भी आप यहाँ से कर सकते हो। और फिर उसके बाद ये सीआरआर क्रिएट करना, ये सीआरआर क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? उसको आप चाहो तो एज इट इज दिखाओ सीआरआर को, नहीं तो आप फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू कर सकते हो, इसका और कहीं पे यूटिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्लास में बच्चों इतना ही, ये पीडीएफ भी आपकी एंड हो गई है, ये पीडीएफ अगेन आपको दे दी जाएगी, आप इसको एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसमें लिखी हुई गई हैं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ा होगा डीआरआर के जैसा, बहुत ही सिंपल सा था, नाजुक सा था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट है क्या अभी की क्लास में? अभी की क्लास में किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, ये मैं पीडीएफ अभी आपको शेयर कर दूंगा, इसको एक बार आप अपने एंड से रीड करेंगे और कोई भी डाउट होगा तो बताएंगे, ठीक है। और आज शाम को हम लोग मैथ की क्लास रख लेते हैं एक बार नेटवर्क चेक करने के लिए, तो नेटवर्क चेक करने के लिए हम लोग शाम को क्लास रख लेंगे, और जो शाम की क्लास